स्टूडेंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज का आज हम यूनिट सेकंड जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट सेकंड में रूल्स रिलेटिंग टू मीनिंग ऑफ जर्नल वर्ड्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसमें आज हम इसमें मैक्सिम के बारे में बात करेंगे। तीनों मैक्सिम जो है नोस्टर सोसे, एस्टेडम जनरलिस एंड रेडेंडो सिंगुलर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे आज। मीनिंग ऑफ मैक्सिम नॉस्टर रिसोर्सेज, इसका मतलब होता है, नॉस्टर का मतलब होता है टू नो एंड सोर्सेज का मतलब होता है एसोसिएशन। इसका मतलब है मीन्स टू नो फ्रॉम द एसोसिएशन। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल इट मीन्स दैट व्हेन टू और मोर वर्ड्स विच आर सस्पेक्टेबल ऑफ एनालॉग मीनिंग आर कपल्ड टुगेदर दे आर अंडरस्टूड टू बी यूज्ड इन देयर कॉग्निट सेंस। एग्जाम्पल यहाँ पे बोला गया है, जब 2 और 3 वर्ड्स उनके लगभग सेम मीनिंग होते हैं, ठीक है, उनके सेम मीनिंग के बाद अगर हम उसमें से डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा वर्ड समझाना है, हमें सारे वर्ड्स ना समझाकर हम जो इसका फर्स्ट वर्ड है उसी को हम समझा देते हैं जो कॉग्निट सेंस में होता है, मतलब जो जनरली ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ पावर की, अथॉरिटी, इम्यूनिटी की बात करती हूँ, तो यहाँ पर मुझे सिर्फ पावर के बारे में बताना है और अथॉरिटी और इम्यूनिटी जो है वो इसके एसोसिएटेड वर्ड्स हैं, ठीक है, मतलब उसके साथ के वर्ड्स हैं। और अगर हम एक के बारे में जान जाते हैं तो ज़्यादातर वो दोनों सेम ही मीनिंग होते हैं। तो यहाँ पर इसका यूज़ क्यों हुआ है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज में, इस मैक्सिम का यूज़ किया हुआ है क्योंकि अगर जो लेजिस्लेशन है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, अगर वो बात करता है किसी स्टेट की या फिर किसी के लोकल अथॉरिटी की पावर की, इम्यूनिटी की, लेजिस्लेटिव की बात करता है, तो हमें सारे वर्ड्स ना समझाकर ज़्यादातर सबका मीनिंग एक ही होगा अथॉरिटी का। तो इसलिए जो लेजिस्लेशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है वो सबका मतलब ना समझाकर सिर्फ एक का मतलब समझा देती है, तो हमें समझ में आता है कि वो क्या आगे किसके बारे में वो बात करना चाहता है। दे टेक इट एज इट देयर कलर फ्रॉम ईच अदर, दैट इज द मीनिंग ऑफ द मोर जनरल बीइंग रिस्ट्रिक्टेड टू ए सेंस एंड लुक टू दैट वन ऑफ द लेस जनरल वर्ड्स। जो एसोसिएटेड वर्ड्स होते हैं वो हम ज़्यादातर वही वर्ड लेते हैं जो जनरल रूप से यूज़ किए जाते हैं, जो ईजिली वो समझ में आ जाते हैं। इन अदर वर्ड्स, इन डाउटफुल केसेज अदर वर्ड्स अप्लाई गाइडेंस टू असरटेन द मीनिंग ऑफ ए पर्टिकुलर एक्सप्रेशन विच वर इन आइसोलेटेड स्टेट। बट लेकिन जो आइसोलेटेड स्टेट में होती हैं, जो अकेले वर्ड्स होते हैं, उनको इतना समझाने की ज़रूरत नहीं होती और उसके लिए ये मैक्सिम यूज़ नहीं होता जो अकेले वर्ड्स होते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू असर्टेन इन व्हाट सेंस इट एम्प्लॉयड इन द स्टैट्यूट। इसलिए जो इसमें ये मैक्सिम यूज़ नहीं होगा क्योंकि हमें ये नहीं पता है जो स्टेट है उसका एक्चुअली जो सिंगल वर्ड है उसका एक्चुअली में मीनिंग क्या निकालने वाली है। इट मीन दैट इट इज़ a legitimate rule of construction to construe words in an act of parliament with reference to word found in immediate connection with them। इसलिए ये जो लेजिटिमेट रूल है, मतलब ये एक रूल बनाया गया है, इंटरप्रिटेशन का रूल बनाया गया है, एक्ट का, स्टैट्यूट का रूल बनाया गया है, जिसमें ये साफ साफ बोला गया है कि जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, अगर 3-4 वर्ड चुनने होते हैं तो वो सेम एज इट इज वर्ड्स चुनती है जो उसके सेम मीनिंग होते हैं, जिनका इफेक्ट इमीडिएट होता है। अगर हम एक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो दूसरे के बारे में ईजिली पता चल जाता है। जैसे एक केस है, समझिए, आपको समझ में आ जाएगा इस मैक्सिम का मतलब क्या है। कमिश्नर वर्सेस सवॉय होटल व्हाइल इंटरप्टिंग एंड परचेज टैक्स एक्ट। इसमें बोला गया है कि अगर मान लो रेलवे स्टेशन पर मैन्युफैक्चर्ड बेवरेजेस के बारे में बात करते हैं, जो रेलवे स्टेशन में खाने के लिए दिया जाता है, उसमें बोला गया है कि आपको एग्जांपल क्या चाहिए, आपको इंक्लूडेड फ्रूट जूसेस, बॉटल वाटर, ठीक है, सिरप एटसेट्रा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ड है फ्रूट जूसेस है वो एज ए एसोसिएटेड वर्ड है। एसोसिएटेड वर्ड का मतलब क्या है कि इसमें जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी स्वीट होंगी, इसी टाइप की होंगी। तो अगर हम ये बोलते हैं कि इसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि जो फ्रूट जूस है वो स्वीट होगा, क्योंकि सिरप की बात की गई है, वाटर बॉटल की बात की गई है, तो यहाँ पे जो अगर अनस्वीटेंड चीज़ होगी, ठीक है, अगर हम बोलेंगे ऑरेंज जूस है और वो अनस्वीटेंड है तो यहाँ पर वो मीनिंग काम नहीं करेगा, ठीक है। वहाँ पर यहाँ पर फ्रूट जूस का मतलब यही है कि फ्रूट जूस या तो मैंगो होगा, ठीक है, जो स्वीट में आता है उसी की बात की गई है। अब नेक्स्ट केस है हमारा स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 194(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच रेफर्स टू द पावर
privileges and immunities of a house of the legislature of a state was construed। आर्टिकल 194 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में वो साफ साफ किसके बारे में बात करता है, वो बात करता है पावर के बारे में, पावर के बारे में, प्रिविलेजेस के बारे में, इम्यूनिटीज़ के बारे में बात करता है जो भी हाउस ऑफ लेजिस्लेचर का है। तो यहाँ पर हमें प्रिविलेजेस कि उनको क्या क्या प्रिविलेजेस मिली हुई हैं हाउस ऑफ लेजिस्लेचर को, ठीक है, और उनको क्या क्या इम्यूनिटी क्या है, उसकी पावर क्या है। तो इन तीनों का अर्थ जो है वो उन तीनों का अर्थ जो है मैक्सिमम 90% सेम ही है। तो यहाँ पर हमें तीनों का अर्थ ना समझाकर अगर हम सिर्फ एक पावर की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो एक एसोसिएटेड वर्ड्स है, ठीक है, मतलब कि वो सब इन तीनों को लीड कर रहा है। अगर हम पावर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हमें बाकी दो को समझाने की जरूरत नहीं है कि अथॉरिटी का मीनिंग ये है, प्रिविलेजेस का मीनिंग ये है और इम्यूनिटी का मीनिंग ये है। यहाँ पे ओवरऑल जो बात हो रही है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पावर की ही बात हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द वर्ड पावर मस्ट टेक इट कलर फ्रॉम वर्ड्स इन इमीडिएट कनेक्शन विद इट एंड इट शुड बी कंस्ट्रूड टू रेफर नॉट टू लेजिस्लेटिव पावर बट टू पावर ऑफ ए हाउस विच आर नेसेसरी फॉर द कंडक्ट ऑफ इज बिजनेस। अब यहाँ पर इंटरप्रिटेट करने की क्या ज़रूरत है, इंटरप्रेट करने की जरूरत बोली गई है कि यहाँ पर हम तीनों वर्ड्स जो पावर, इम्यूनिटी और प्रिविलेज है वो सेम मीनिंग है, और यहाँ पर सिर्फ इतना समझाने की ज़रूरत है कि जो पावर बताई गई हैं वो पूरी तरीके से लेजिस्लेटिव की पावर ना होकर वो हाउसेस की पावर बताई गई हैं कि ठीक है, हाउस ऑफ लेजिस्लेचर की क्या क्या उसमें पावर है और वो कैसे कैसे काम करती है। तो इसमें हम तीनों का ही अर्थ आ गया। बट लेकिन इस मैगज़ीन का एक लिमिट भी है, एक लिमिटेशन ऑफ द रूल क्या है जहाँ पर ये काम नहीं करेगी। द रूल कैन नॉट बी अप्लाइड वेयर द सीरीज ऑफ द वर्ड कन्वे अ क्लियर एंड द डेफिनेट मीनिंग। जहाँ पर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि किसी की अच्छाइयाँ क्या है और किसी की बुराइयाँ क्या है, ठीक है, अगर हम क्वालिफ़िकेशन और डिसक्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर ये मैगज़ीन काम नहीं करेगा, क्योंकि दोनों का मीनिंग जो है दोनों का मीनिंग अलग अलग है। जहाँ पे मीनिंग क्लियर दिया गया है, ठीक है, और स्पेसिफिक दिया गया है वहाँ पर ये यूज़ नहीं होगा, डेफिनेट मीनिंग में ये यूज़ नहीं होगा। It is not always correct to interpret and general words in the light of the particular instances given in the provision। जहाँ पर लेजिस्लेचर ने जहाँ पे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में साफ साफ मीनिंग दिए हैं, जो मीनिंग है बिल्कुल क्लियर है और जनरल वर्ड्स हैं, वहाँ पर ये यूज़ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे समझाने की जरूरत नहीं है कि इस पर्टिकुलर मीनिंग का क्या वर्ड होगा। Random application of these rule may lead to wrong conclusion unless the interpreter know as to the soci belong association of words must be carefully। यहाँ पे जो इंटरप्रेटर है उसको ये पूरी तरीके से ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो वर्ड्स हैं वो एज ए एसोसिएटेड सेम मीनिंग के वर्ड्स होने चाहिए। जहाँ पे वर्ड्स बिल्कुल अलग हैं दोनों, वहाँ पे ये मैगज़ीन काम नहीं करेगा, और ना ही ये जनरल वर्ड्स पर काम करेगा जहाँ पे सारे वर्ड्स ईजिली समझ में आ जाते हैं। If the statute defined a thing as including certain other matters, it must be construed according to the meaning of the term as they convey and not be application of the rule। जहाँ पर बात अलग अलग हर पैराग्राफ में जहाँ अलग बात की जा रही है वहाँ पे वर्ड मीनिंग भी जो है अलग अलग चूज़ किए जाएंगे। और दूसरा यहाँ पर भी ये मैक्सिमम काम नहीं होगा, पर लेकिन इंटरप्रेटर को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हर किसी कंटेक्स्ट के साथ, हर किसी पैराग्राफ के साथ जो उसका मीनिंग है वो उसका एसोसिएटेड होने चाहिए, वो सेम मीनिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा मैगज़ीन एस्जुडम जनरसिस। इसमें है इट मीन्स ऑफ द सेम काइंड और नेचर, ठीक है। इसमें भी वही मतलब है, जहाँ पर दो वर्ड की अगर हम बात करते हैं वो सेम काइंड के हैं, ठीक है, मतलब सेम उनका मीनिंग जो है वो सेम है, बट लेकिन उसका कहाँ यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, उसका यूज़ कहाँ है, अलग अलग कंटेक्स्ट में उसका यूज़ होना चाहिए। इसमें वही बात की गई है। जैसे अगर हम एक आगे केस पढ़ेंगे उसमें बात की गई है डिस्चार्ज की और डिसमिस की। अगर आप ध्यान दें तो डिस्चार्ज और डिसमिस जो हैं वो सेम मीनिंग है, ठीक है, दोनों को ही अलग कर देना, दोनों को ही बरी कर देना। मतलब बरी कहाँ से कर देना, उनके जो वो काम कर रहे हैं उनके ऑफिस से उनको डिस्चार्ज कर देना या डिसमिस कर देना, ठीक है। बट जो डिस्चार्ज है
उसके साथ पेनल्टी नहीं पड़ती है। बट लेकिन अगर किसी को डिस्चार्ज जो है वो पॉजिटिव वर्ड है और डिसमिस जो है वो नेगेटिव वर्ड है। जैसे एग्जांपल अगर मैं ये बोलती हूँ कि हॉस्पिटल से उस पर्टिकुलर बंदे को डिस्चार्ज कर दिया गया, तो वो हॉस्पिटल से ठीक होकर ही उसको डिस्चार्ज किया होगा। और मैं बात करती हूँ कि अगर किसी को ऑफिस से डिसमिस कर दिया गया, डिसमिस करने का मतलब है उसने ज़रूर कोई ना कोई गलत काम किया होगा या चोरी चकारी की होगी जिसकी वजह से उसको डिसमिस कर दिया गया। तो यहाँ पर इन दोनों का मीनिंग सेम है, बट कहाँ पर कौन सा मीनिंग यूज़ करना है उसकी बात करते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें फ्रीडम की और लिबर्टी की बात करें, फ्रीडम मतलब भी आज़ादी होता है और लिबर्टी मतलब भी आज़ादी होता है। बट फ्रीडम जो है वो पॉजिटिव सेंस में आता है कि मुझे आज़ादी चाहिए, कि हाँ मुझे देश की आज़ादी चाहिए, ठीक है। बट लिबर्टी मतलब क्या है, लिबर्टी मतलब नेगेटिव सेंस में आता है, जिसका मतलब ही आज़ादी होता है। अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप से बोलता है कि मुझे पूरी तरीके से आज़ादी चाहिए, मेरे काम में आप रोक टोक मत किया करो, तो इन दोनों का मतलब सेम है। पर ये कहाँ पर यूज़ करना है ये इंटरप्रेटर के ऊपर डिसाइड करता है। तो यहाँ पर नेचुरल मीन लाइक ऑल अदर वर्ड्स अनलेस द कंटेक्स्ट रिक्वायर अदरवाइज व्हेन जनरल वर्ड्स फॉलो specific words of a distinct category, the general word may be given the restricted meaning of the same category। इसमें बोला गया है कि अगर एक वर्ड जो है जनरल वर्ड है, डिसमिस जो है या डिस्चार्ज जो है वो जनरल वर्ड है, और दूसरा जो है उसका स्पेसिफिक मीनिंग है, जैसे फ्रीडम और लिबर्टी की बात करते हैं, तो इसमें एक को इंटरप्रेट करना, ठीक है, दोनों सेम कैटेगरी है पर दोनों में रिस्ट्रिक्शन कहाँ क्या है कि वो कहाँ पर यूज़ होगा। The general expression takes its meaning from the preceding particular expression because the legislature by using the particular word of a distinction has shown its intention to that effect। अब यहाँ पर ये बोला गया है क्योंकि दोनों का मतलब बिल्कुल अलग है, नेगेटिव में और पॉजिटिव सेंस में। तो यहाँ पे जो इंटरप्रेटर है उसका एक्सप्रेशन, पर्टिकुलर एक्सप्रेशन जो है वो क्लियर होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ होती है। दिस प्रिंसिपल इज़ लिमिटेड इन इट्स एप्लीकेशन टू जनरल वर्ड्स फॉलोइंग लेस जनरल वर्ड्स ओनली। यहाँ पे ये प्रिंसिपल जो है ये इसका एक लिमिटेशन क्या है, लिमिटेड रूल क्या है इसका, कि जो जनरल प्रिंसिपल्स है एप्लीकेशन टू जनरल वर्ड्स फॉलोइंग लेस जनरल वर्ड्स, यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा जो जनरल वर्ड्स है वो यूज़ किए जाते हैं जो नॉर्मली यूज़ होते हैं, बट जो लेस जनरल वर्ड्स हैं वो कम से कम यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पे हमें एक केस पढ़ते हैं, काचुनी वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इसमें इस मैगज़ीन के बारे में बताया गया है कि जो भी वर्ड्स हम यूज़ करते हैं वो कौन कौन से किस तरीके के स्पेसिफिक वर्ड्स होने चाहिए और किस टाइप से यूज़ किए जाते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इट इज़ नॉट ए इनवॉइडेबल रूल ऑफ लॉ बट इट इज़ ओनली परमिसिबल इन्फ्लुएंस इन द एब्सेंस ऑफ एन इंडिकेशन टू द कंट्री। इस केस में ये साफ साफ बोला गया है कि ये कोई जो मैगज़ीन दिया गया है ये कोई लेजिस्लेचर का जो एक्ट ऑफ स्टैट्यूज बनाना है, लॉ बनाना है, उसका कोई पर्टिकुलर रूल एंड रेगुलेशन नहीं है कि लॉ इंटरप्रेटर इस टाइप का ही बनेगा। ये एक जनरल रूल है, जहाँ पर भी हम कोई पैराग्राफ फ्रेम करते हैं या फिर अपनी बात रखते हैं तो एक जनरल रूल है कि कौन सा वर्ड जो है वो कितने हद तक कहाँ पर यूज़ होना चाहिए। तो इसके एक 6 कंडीशंस बताई गई हैं, प्रिंसिपल बताई गई हैं कि कैसे इसको यूज़ करना चाहिए। अ स्टैच्यू मस्ट कंटेन एन एनुमरेशन बाय द स्पेसिफिक वर्ड्स। जो स्टैच्यू है, जो लॉ बन रहा है, वो अपने वर्ड्स पर स्पेसिफिक वर्ड होना चाहिए। जहाँ पर फ्रीडम यूज़ होगा वो फ्रीडम ही होगा और जहाँ पर लिबर्टी यूज़ होगा वहाँ पर वो लिबर्टी ही यूज़ करेंगे। द एनुमरेटेड थिंग मस्ट कंस्टिट्यूट अ क्लास बाय इटसेल्फ। जो एनुमरेटेड थिंग्स हैं, जो ये पर्टिकुलर थिंग है, ठीक है, वो अपने क्लास के हिसाब से ही होना चाहिए। द थिंग दैट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द क्लास शुड नॉट बी एग्जॉस्टेड। जो चीज़ें यूज़ की गई हैं, जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, वो क्या है, वो एग्जॉस्टेड नहीं होने चाहिए। मतलब वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर सिंपल मीनिंग चल रहा है तो उसमें कोई भारी भरकम वर्ड यूज़ कर दो जहाँ पर उसका मीनिंग बिल्कुल ही रॉन्ग पड़े और समझ में ना आए। देयर मस्ट बी जनरलाइजेशन बिहाइंड द एनुमरेशन। और ज़्यादातर मैक्सिमम यही यूज़ करना चाहिए कि जो जनरल वर्ड्स हैं वही हमारे एनुमरेट होने चाहिए, वही यूज़ होने चाहिए। द क्लास मस्ट कंटेन सेवरल आइटम्स ऑफ विच आर सम आर मेंशन। देयर शुड बी नो क्लियर प्रूफ दैट द जनरल टर्म हैज़ नो ब्रॉडर मीनिंग।
नेक्स्ट है हमारा केस जो मैंने पहले बताया था डिस्चार्ज और डिसमिस के बारे में। ये केस आप पढ़ेंगे तो आपको मैगजीन पूरा समझ में आ जाएगा। लोकमत न्यूज़पेपर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस शंकर प्रसाद। द एक्ट प्रोवाइड दैट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग बिफोर द कंसिलिएशन ऑफिसर अ वर्कमैन कैन नॉट बी डिस्चार्ज और dismiss. The word discharge is a general word. It is followed by the word dismiss, which contemplate only one category of cases or situation where penalty imposed by the employer on the workman concerned. इस केस में ये बताया गया है कि जो एक्ट है, एक्ट क्या प्रोवाइड करता है कि जो कंसिलिएशन ऑफिसर है, ठीक है, वो अपने काम में, जब वो अपने काम पर है तो उसको ना तो डिस्चार्ज किया जा सकता है और ना ही उसको डिसमिस किया जा सकता है कंसिलिएशन ऑफिसर को। तो द वर्ड डिस्चार्ज इज़ ए जनरल वर्ड। आपने डिस्चार्ज वर्ड है जो काफ़ी बार सुना होगा, बट लेकिन जो डिसमिसल है वो क्या है, वो स्पेसिफिक वर्ड है। तो इसमें अगर दोनों वर्ड ही सेम कैटेगरी के हैं तो इसमें हम कैसे इसको यूज़ करेंगे। डिस्चार्ज जो है वो, जैसे मैंने पहले ही बताया, डिस्चार्ज जो है वो पॉजिटिव वर्ड है कि अगर हम किसी को किसी के काम से डिस्चार्ज करते हैं तो उसमें कोई पेनल्टी नहीं आती है। डिस्चार्ज का मतलब एक तरीके से ये अपने काम से डिस्चार्ज हो गया। हम रिटायरमेंट की बात भी कर सकते हैं कि अपने काम से रिटायर हो गया। तो रिटायरमेंट का मतलब क्या है कि उसने अपनी ज़िंदगी के 60 साल जो है उस कंपनी को दिए हैं और वो जो है वो अच्छी तरीके से यहाँ से रिटायर हुआ है और उसका बड़ा स्वागत करके यहाँ पे इसको विदा किया गया है। बट लेकिन जो डिसमिस का है, डिसमिस में साफ तौर पर पेनल्टी दी जाती है कि अगर किसी को भी यहाँ से डिसमिस किया जाता है तो उसने ज़रूर कोई रॉन्ग किया होगा, तो वहाँ से उसको पेनल्टी पड़ेगी। उसको जो उसने रॉन्ग किया है उसको सही करना पड़ेगा, चाहे वो पैसों में पेनल्टी दे, चाहे वो जेल जाकर उसका पेनल्टी पूरा करे। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि दोनों वर्ड का मीनिंग जो है सेम है, कंपनी से हटा देना, ठीक है, फैक्ट्री से उसको हटा देना। पर कौन सा वर्ड कहाँ यूज़ होना चाहिए ये एक जनरल मीनिंग है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा मैक्सिम रेडेंडो सिंगुला सिंगुलिस। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया कि अगर एग्जाम्पल, अगर हम कोई भी जजमेंट देते हैं, कोई भी जो जज है वो कोई भी जजमेंट देता है तो उसे एक एक बात जो है उसको समझानी चाहिए कि जो जजमेंट दिया गया है, ठीक है, जो किसी को सज़ा दी गई है वो किसके तहत दी गई है और क्या क्या उसमें चीज़ें एग्ज़ामिन की गई हैं। उसको एक एक वर्ड का, जो जज है उनको एक एक वर्ड का उसका मीनिंग समझाना पड़ेगा। अब जैसे इस केस का मतलब, इस मैगजीन का मतलब यहाँ क्यों पड़ा, इट इंडिकेट्स दैट डिफरेंट वर्ड इन वन पार्ट ऑफ सेक्शन और स्टैट्यूट आर टू बी अप्लाइड रिस्पेक्टिवली टू द अदर पोर्शन और सेंटेंस टू विच दे रिलेट even if strict grammatically construction should demand otherwise। इसमें ये बोला गया है कि अगर किसी एक पार्ट में, ठीक है, एक पार्ट में जो मीनिंग है, वर्ड मीनिंग है, वो कुछ और अप्लाई होगा और दूसरे पार्ट में कुछ और अप्लाई होगा। जैसे अगर एग्जांपल में आ गया, एग्जांपल समझाऊंगी। अगर हम बात करते हैं, गन की बात करते हैं, ठीक है, तो गन के साथ हमेशा लोडेड आता है, लोडेड गन। बट अगर मैं स्वॉर्ड, तलवार की बात करूँगी तो उसमें क्या आएगा, ड्रॉ टू स्वॉर्ड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम गन के साथ ड्रॉ नहीं लगा सकते और स्वॉर्ड के साथ लोडेड नहीं लगा सकते, कि क्या उसको मतलब तलवार चलाने से पहले उसने उसको लोड किया, नहीं। तो यहाँ पे यही चीज़ बोली गई है कि हर किसी वर्ड का अपने वर्ड के साथ मिक्सचर होता है, हम दोनों को अलग नहीं कर सकते, ठीक है, चाहे कितना भी जो ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन है वो कितना भी इस चीज़ को डिमांड करे। वेयर सेवरल वर्ड्स इम्पोर्टिंग पावर, अथॉरिटी एंड ऑब्लिगेशन आर फाउंड एट द कमेंसमेंट ऑफ द क्लोज कंटेनिंग सेवरल ब्रांचेस। अगर मैं बात करती हूँ किसी की पावर की, किसी मान लो इंसान के पावर की, हाउस ऑफ लेजिस्लेचर की बात करते हैं, उसकी मैं पावर की बात करती हूँ, ठीक है, अथॉरिटी की बात करती हूँ या फिर उसकी ऑब्लिगेशंस की बात करती हूँ, तो ये तीनों का वर्ड जो तीनों का जो मीनिंग है वो लगभग जो है सेम है। बट यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसकी पावर क्या है, ठीक है, उसके हाथ में अथॉरिटीज़ क्या क्या हैं और उसकी ऑब्लिगेशंस क्या हैं, तो इन तीनों का मतलब जो है ये एक ही अगर सेम है, पर लेकिन ये कहाँ यूज़ होगा, ये हर पैराग्राफ में अलग अलग यूज़ होगा जहाँ भी इसकी डिमांड होगी।
द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन अप्लाइड इन ए सेंटेंस इफ एनी वन शेल ड्रॉ और लोड any sword or gun, the word draw is applied to sword and the word loaded to apply to gun. Only the former word to be former noun and the later to the latter because it is impossible to load a sword. अब यहाँ पे बोला गया है कि जो भी पर्टिकुलर वर्ड है वो उसी के साथ यूज़ होगा। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल बताया था स्वॉर्ड का और गन का यूज़ बताया था मैंने। gun and so of other application of different set of words to one another. अब इस according to the Sunderland, the difficult problems of interpretation involved in the rule of maxim may be almost entirely eliminated by carefully drafting. If sentences are short, contain but single subject and a single object, this problem will be resolved. यहाँ पे ये बोला गया है कि जो इस मैगज़ीन को इस मैगज़ीन का यूज़ किया जाएगा, उसको इंटरप्रेट किया जाएगा, उसमें सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी कहाँ आएगी, जब सेंटेंस जो है बहुत बड़ा लेंदी सेंटेंस दिया गया है और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ की गई हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि जब भी ड्राफ्टिंग करते हैं तो ड्राफ्टिंग बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए, क्योंकि एक वर्ड जो है वो सारा मीनिंग ही चेंज कर देता है। अगर जैसे एग्जांपल अगर हम FIR की बात करते हैं, अगर पुलिस ये बोलती है कि FIR लिखनी है तो उसमें जब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लिखी जाती है, ठीक है, वो तो लिखी जाती है, बट लेकिन जब वो सबमिट की जाती है तो उसमें एक एक वर्ड का बहुत महत्व होता है। अगर मैं ये बोलती हूँ कि बाइक वाले को गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी, तो यहाँ पे कार जो है, ज़रूरी तो नहीं है कि जो गाड़ी है गाड़ी से तो टक्कर बजी है, पर लेकिन वो हो सकता है कि वो कार होगी, ठीक है, वो कौन सी सेडान कार थी, वो कौन सी कार थी, या फिर वो गाड़ी, अगर कोई हम जनरली बात कर देते हैं तो ट्रक और बस को भी हम गाड़ी ही बोल सकते हैं उसको भी, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ के बारे में बोला गया है कि जो भी वर्ड यूज़ किया गया है सेंटेंस में वो बहुत सोच समझ के किए जाने पर, लेकिन जहाँ पे छोटा वर्ड है वो इजीली हो सकता है। अब ये केस है बिशप वर्सेस डेक्कन, सेक्शन 56(1) ऑफ द अथॉरिटी गवर्नमेंट एक्ट 1933 प्रोवाइड्स अ डिसक्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में बात की गई है। पहला है व्हाट इज़ टू बी ए क्वालिफिकेशन फॉर डिसक्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन और व्हाट इज़ टू बी डिसक्वालिफिकेशन फॉर बीइंग मेंबर आफ्टर इलेक्शन। अब इस केस में बोला गया है कि अगर एक गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी के हिसाब से कोई अगर मेंबर, लोकल अथॉरिटी का मेंबर इलेक्ट होता है तो उसकी डिसक्वालिफिकेशन क्या है। मान लो उसने अपने 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं और उसको फिर 3 महीने की सज़ा दी गई है तो डिसक्वालिफाइड होगा। दूसरी चीज़ में क्या पूछी गई है कि अगर कोई इंसान जो है उसमें उसके क्या क्या डिसक्वालिफिकेशन है मेंबर में इलेक्ट होने के बाद। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, इस मैगज़ीन के तहत ये बोला गया है दोनों का मीनिंग जो है वो सेम है, पर कहाँ पर कौन सी चीज़ यूज़ होगी वो बताया गया है। अगर कोई अपने 5 साल कार्यकाल पूरे कर लेते हैं उसको फिर 3 महीने की सज़ा होगी तो डिसक्वालीफाइड हो जाएगा। और पहला इसमें दूसरा ये पूछा गया है कि क्या ऐसी डिसक्वालिफिकेशन है जो इस मेंबर के इलेक्ट होने के पहले होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस मैगज़ीन इट हैज़ बीन हेल्ड दैट ए कन्विक्शन विद इन 5 years इलेक्शन डिसक्वालीफाइड द पर्सन फॉर इलेक्शन एंड दैट कन्विक्शन आफ्टर इलेक्शन डिसक्वालीफाइड हिम फ्रॉम कंटिन्यूअस इन ऑफिस। सबसे पहले है कि वो अगर पहले ही उसको इम्प्रिजनमेंट हो जाती है 3 महीने की तो डिसक्वालीफाइड हो सकता है। दूसरा, अगर वो इलेक्शन में पास हो जाता है, इलेक्ट हो जाता है वो, तभी वो डिसक्वालीफाइड किया जा सकता है। थैंक यू सो मच।